तो ये मैं आपको अप्लाइड का पार्ट दिखा रहा हूँ पूरा। अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 नंबर सिस्टम, ये मुझे पढ़ाना है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। कुछ पार्ट मतलब जैसे मैंने इसमें पढ़ाया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बता रखा था, है ना, मॉडुलस बताया था, कंजुगेशन बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने अच्छे से डिटेल से पढ़ा दिया। फिर उसका तो ये दोनों पार्ट मुझे पढ़ाने हैं आपके, ठीक है। यूनिट 2 आपका अलजेब्रा है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सेट थ्योरी यानी चैप्टर 1 पढ़ाया है मैंने, रिलेशन पढ़ाया हुआ है मैंने, फंक्शन भी पढ़ाया था। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको एपी एंड जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। फिर मैंने चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी ये पार्ट अलजेब्रा का मैं पूरा अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ आपसे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। फिर जुलाई से मैंने आपके इसके आगे का जो टॉपिक था थोड़ा सा लिया था, फंक्शन वाला पार्ट भी पढ़ाया था। आज मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा फंक्शन का। फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट अप्लाइड में नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को बीकॉम ऑनर्स वगैरह करना था, आपके ग्रुप स्प्लिट नहीं हुए थे, तो मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया कि हो सकता कंपटीशन आपको पूछ दिया जाए। तो कैलकुलस में आज मैं ये पार्ट स्टार्ट करूंगा आपका फंक्शन, फिर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। दिस इज द योर सिलेबस इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त में मैं ये सारा पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो मेरी बुक ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट करके अगर टाइम होगा तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला ही चैप्टर, ये दोनों में कॉमन है, इसको भी कंप्लीट करूंगा। तो ये मेरी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसका मैं बुक 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये बुक आई थी टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 वॉल्यूम 1। ये थे इसके प्रकाशक थे गोयल ब्रदर्स करके हैं। आरडी की बुक आपको एक हफ्ते बाद मार्केट में आ जाएगी, एनसीईआरटी का आप सर्च करते रहें। और इसी बुक से मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल और असाइनमेंट क्वेश्चन देता जाऊंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी करते जाएं, ठीक है। बुक क्योंकि कंटेंट तो मैं सारे बताता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाए। और आप कुछ टॉपिक कहेंगे तो आप मुझे पर्सनल विंडो बोल देंगे, तो उस टॉपिक की भी फोटो खींच के मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर। तो आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। वैसे स्टार्ट पढ़ा तो चुका था, मैं रिकैप देता हूँ इसका फिर से। The topic is function। ये मैंने आपको रिलेशन फंक्शन वाले पार्ट में कराया था, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन वाले पार्ट में कराया था। तो आज मैं इसको फिर से इसका एक रिकैप दे रहा हूं आपको। योर टॉपिक इज अवर फंक्शन। तो सबसे पहले माइंड में पिक्चर ये आती है कि फंक्शन होता क्या है। What is the simplest meaning of function? ये डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन अराउंड 9, 10, 11 सेंचुरीज में लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में पता था। जैसे मैंने fx लिखा x² - 1। अब आपसे मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, तो आप x के लिए 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा -1। फिर मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, तो x की जगह 1 पुट किया तो आंसर आया 0। फिर मैंने बोला फाइंड f2, तो आपने x की जगह 2 पुट कर दिया तो आंसर आया 3। मतलब ये हुआ किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में x की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इंटायर फंक्शन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस वन वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू के ऊपर ये पूरी वैल्यू डिपेंड कर रही है। एंड दिस वन x इज व्हाट, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, 0, 1, 2 इनपुट करते जा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप इस पूरे वैल्यू, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बाय ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन बोला गया। ये आर्यन अभी आपने स्पॉटलाइट नहीं किया, देखो इसमें नहीं किसी, अभी स्पॉटलाइट के बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले वीडियो स्पॉटलाइट करेंगे उसके बाद, वरना इसमें स्क्रीन में फोटो नजर आती है। यस, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा, उसके रिस्पेक्ट में इंटायर फंक्शन, इंटायर fx की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इनका जो रिलेशन है उसको बोला गया फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन बाय ओल्ड एंड क्लासिकल मैथमेटिक्स। क्या बोला गया कि फंक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन independent and independent value. This one is what, this is independent, this one is what, dependent mathematical expression। इसको एक लाइन में अपनी कॉपी में लिखेंगे,
द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ फंक्शन इज द रिलेशन, बाय ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ, इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये बताया गया स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे मैथ्स का हमारा मोड चेंज होता गया, मॉडर्न मैथमेटिशियन ने अपना रोल प्ले किया, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मैथमेटिशियन फिर जब आपको रिलेशन के बारे में पता चल गया, एरो डायग्राम के बारे में पता चल गया, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास जब चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहे थे रिलेशन में फंक्शन, तो वहां बताया गया जैसे कोई रिलेशन डेवलप किया आपने, एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी, ए के सारे एलिमेंट को लाके आपने यहाँ फिल कर दिया, बी के सारे एलिमेंट को लाके आपने यहाँ फिल कर दिया, तो ए के सारे एलिमेंट आपके इधर आ गए, जैसे ये है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट आगे इधर आपके पास जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इनको आपने को रिलेट कर दिया, तो जैसे 1 को आपने रिलेट किया ए से, 2 को किया सी से, 3 को किया बी से, 4 को किया डी से, 5 को किया ई से, इनका एक रिलेशन डेवलप किया आपने कुछ इस तरह से, तो आपने इसको बोलते हैं मैपिंग। हम लोग नाम दिया था ना इसका, पिक्चर डायग्राम, एरो डायग्राम, मैपिंग, 3 नाम से पुकारते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट किया, बी के एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट किया, इनका एक रिलेशन डेवलप किया कुछ इस तरह से। तो मॉडर्न मैथमेटिशियन ने मैपिंग, द वर्ड इज मैपिंग, MAPPING, मैपिंग, मैपिंग के थ्रू बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि फंक्शन इज यूनिकली डिफाइंड व्हेन ईच एंड एवरी डोमेन, एक वर्ड आया डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो फर्स्ट सेट यानी इसके सारे एलिमेंट होते हैं, और इस ऑपरेशन में सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए, ये नहीं कि कोई खाली बैठा हुआ है। अगर कोई खाली बैठा हुआ काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लो 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये अब ये 6 काम नहीं कर रहा है तो डोमेन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो डोमेन क्या होगा? सिर्फ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बोला गया each and every domain has one and only one single unique image। तो ये बोली गई मॉडर्न मैथमेटिशियन के हिसाब से फंक्शन की डेफिनेशन। क्या बोला गया? अ फंक्शन इज यूनिकली डिफाइंड व्हेन ईच एंड एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन सिंगल यूनिक इमेज इन बी। सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो गई तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, फिर वो रिलेशन हो जाएगा। तो फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन सिंगल यूनिक इमेज होनी जरूरी है। जैसे 0 की इमेज कितनी है? -1, 1 की कितनी है? 0, 2 की कितनी है? 3। देखो सबकी अलग अलग आ रही है। अगर एक ही वैल्यू पे दो आ जाए, यानी 1 इसके साथ भी अटैच हो जाए, 1 के साथ भी अटैच हो जाए, यानी 1 ए के साथ भी आ जाए, 1 मान लीजिए डी के साथ आ जाए, किसी के साथ आ जाए, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ईच एंड एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन सिंगल एंड यूनिक इमेज। इस लाइन को लिख लीजिए जरूर कॉपी में। हेडिंग डाली फंक्शन, ये लिखा आपने ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से। अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिशियन के हिसाब से, जिसको आजकल हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसमें रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इसको मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो इसका क्या नाम बोला था? इसका नाम बोला था एरो डायग्राम, पिक्चोरियल डायग्राम या मैपिंग। द वर्ड इज मैपिंग, MAPPING, मैपिंग। ए इसको पढ़ते क्या है? फंक्शन एफ सच दैट ए मैप बी, यानी ए बी से मैपिंग कर रहा है। मैपिंग कर रहा है मतलब फंक्शनाइज हो रहा है, एक एलिमेंट बी से रिलेशन डेवलप कर रहा है। क्लियर? तो डोमेन के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5। अब दूसरा मैंने वर्ड बोला था पढ़ाते समय चैप्टर 2 में, कोडोमेन। तो ये कोडोमेन क्या होते हैं? कोडोमेन वो सारे बी के एलिमेंट हैं जो इस बी वाले सेट में होंगे, जो इस बी वाले सेट में होंगे, चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, चाहे वो इस ऑपरेशन में ये सारे एलिमेंट, दिस ऑल द एलिमेंट्स, चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, दिस ऑल सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नोन एज द कोडोमेन। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था रेंज, RANGE, रेंज। रेंज क्या था? वो सारे एलिमेंट जो बी सेट में होंगे, वो सारे एलिमेंट जो बी सेट में होंगे और किसी न किसी की इमेज हो, यानी किसी किसी डोमेन से अटैच्ड हो।
तो उसको बोलते हैं रेंज। रेंज जैसे इस वाले सेट के हिसाब से देखें तो एलिमेंट 1 की इमेज क्या है, ए, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, दिस वन इज द रेंज। और रेंज को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, दिस इज द रेंज। अब बिल्कुल क्लियर है, योर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होंगे, इसलिए मैंने फट से लिख दिया रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? तो 3 वर्ड डिस्कस किए, पहला था डोमेन, दूसरा था कोडोमेन, तीसरा था मेरा रेंज। तो डोमेन जो ए के होंगे पार्टिसिपेट करेगा, बी में होंगे सारे कोडोमेन जो इससे रिलेशन बनाएगा, उनको बोलेंगे रेंज। या रेंज के लिए मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, इमेज। मैं बोलूंगा 1 की इमेज क्या है तो आप बोलेंगे ए है, मैं बोलूंगा 5 की इमेज क्या, आप बोलेंगे ई है। तो अगर 1 की इमेज ए है तो मैं बोलूंगा ए की प्री इमेज क्या है, तो आप बोलेंगे ए की प्री इमेज सर 1 है। अगर 2 की इमेज सी है तो सी का प्री इमेज क्या हुआ, 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को मैं क्रिस्पी करूंगा, इमेज बोलूंगा, प्री इमेज बोलूंगा, रेंज बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा, डोमेन बोलूंगा, रेंज बोलूंगा। तो स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए मैंने क्लियर कट बताया आपको कि तभी डिफाइन होगा, ईच एंड एवरी सारे एलिमेंट आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अगर एक भी फंक्शन आ जाएगा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा तो डोमेन आपका डिफाइन नहीं होगा। तो जब डोमेन डिफाइन नहीं होगा तो वो हमारा फंक्शन भी नहीं होगा, फिर वो रिलेशन का पार्ट बन जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो वो 6 इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो डोमेन की लिस्ट में नहीं आएगा। तो 6 नहीं हुआ तो उसका क्या हुआ, दिस इज नॉट ए गुड फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन का पार्ट बन गया। अब मैं 6 को जैसे हटा दिया मैंने, आपने कहा यस नाउ दिस इज द फंक्शन एंड डोमेन इज 1 2 3 4 5, को डोमेन सारे एलिमेंट चाहे पार्टिसिपेट करें या ना करें, इमेज वो होगा जो इसके साथ अटैच्ड होगा, उसी को हम रेंज बोलेंगे। क्लियर? तो कंडीशन क्या है फंक्शन के लिए, फंक्शन रिलेशन से तब अलग हो जाता है जो सारे एलिमेंट है इन सबकी वन एंड ओनली वन सिंगल यूनिक इमेज फॉर्म हो जाए, और ये सारे फिल होने चाहिए, एक भी वेकेंट नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी वेकेंट रह जाएगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शन की वैल्यू के बारे में, कि फंक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहां से मैं आपको थोड़ा फंक्शन की कैलकुलेशन के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो फंक्शन को अभी आपने सबसे पहले कैटेगराइज किया अनडिफाइंड, ये सब मैं आपको पुराने नोट्स में दे चुका हूं, फिर से थोड़ा रिव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर के लिए। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब हुआ जैसे अभी मैंने फंक्शन लिखा था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड f1, तो आपने सीधे जाके एक्स वैल्यू। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, fx लिखा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं एक्स के ऊपर, मैंने सीधे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, तो आप सीधे जाएंगे एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जब एक्स की 0 पुट कर देंगे तो ऊपर हो गया 0 अपॉन 0 प्लस 1, 0 अपॉन 1, योर आंसर इज 0। फिर मैंने बोला फाइंड f1, तो सीधे जाएंगे एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 अपॉन 1 प्लस 1, 2/2 आंसर आया 1। दिस इज योर अनडिफाइंड, यानी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है मैंने फंक्शन के ऊपर, सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही है। हाँ, जब मैं कंडीशन अप्लाई कर दूंगा तो ये अभी अनडिफाइंड था, अब आ जाएगा मेरा डिफाइंड। डिफाइंड बोले तो अब मैं आपको कंडीशन दूंगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल fx लिखा मैंने, fx लिखा x माइनस 1 अपॉन 2, अब मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, क्या कर दी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर लिखा मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन 2 वेयर x लेस देन 1। ठीक, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले तो रीड करना सीखें, तब उसका सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ते हैं x is equal to x upon 2 where x greater than or equal to 1, first condition, and the second one is fx is equal to 1 minus x upon 2
वेयर एक्स लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी होगी तब हम इस वाले को यूज करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू तब लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। नाउ अब मैंने आपसे पूछा फाइंड f0, कि भाई मुझे फर्स्ट वैल्यू बताएं f0, तो 0 1 से छोटा है तो 0 कहाँ जाएगा, इसके बाद 0 मैंने सीधे पुट कर दिया। अब यहाँ 0 नहीं पुट कर सकता इस वाले में, क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी एक्स की वैल्यू, तभी हम एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूशन इस वाले केस में पॉसिबल है। कब, जब उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाए। तो लेस देन 1 है तो 0 मैंने लाके पुट कर दिया यहाँ पे। जब मैंने 0 पुट किया तो 1 माइनस 0 क्या है 1, और नीचे 2 है तो आंसर आ गया मेरे पास 1/2। अब मैंने पुट किया एफ पाई, एफ ऑफ पाई, तो पाई 22/7 3.14 ग्रेटर देन 1 है तो सीधे पाई जाके इस जगह पुट हो जाएगा एक्स की जगह। अब नीचे नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं नीचे, डिनोमिनेटर इस वाले में आएगा, बिकॉज ये एक्स लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। अब पाई की वैल्यू 3 से बड़ी है, दैट इज 3.14 15 16 समथिंग है, तो पाई की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्लियर। अभी हम डिस्कस किस पे कर रहे थे, फंक्शन में। एक तो आपके अनडिफाइंड वैल्यूज है, वैल्यूज देते चले आएंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आपका डिफाइंड होगा, तो जब डिफाइंड होगा तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कंडीशनल फंक्शन, यानी जब आप किसी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को पुट करते हो या वेरिफिकेशन। क्लियर है सर। आप देखो जैसे ये वैल्यू निकाल दी आपसे, तो हम आपसे फिर फंक्शन की कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बोले तो जैसे उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं आपके साथ कि चलिए भाई फंक्शन आ गया तो मुझे अब इसकी वैल्यू बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कुछ फंक्शन की वैल्यूज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया। जैसे मैंने कहा फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये फंक्शन लिखा मैंने एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैंने कहा चलिए प्रूव दैट, अब बोलूंगा प्रूव एफ पाई बाई इक्वल टू 0, प्रूव दैट एफ पाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर दे पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बताया है, देखो देखो अब रोल आ गया ना ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ट्रिग्नोमेट्री ना पता होती, पाई वाले किसी बच्चे को पता ही ना होता, वो अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहा होता, तो कहता है पाई बाई 4 क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं होगा डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में कहीं ना कहीं किसी टर्म में किसी न किसी फॉर्म में आपके पास आता रहेगा। तो जो मैंने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री उसको बहुत ध्यान से अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे। अब पाई बाई 4 पता है, पाई 180/4 यानी 45 डिग्री हो गया, ये रेडियन वैल्यू है, तो आप इसको डिग्री में बदल देंगे, कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 भी 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आंसर इज 0। ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई वी टेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ ये डिस्कस किया फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास, अनडिफाइंड और डिफाइंड। अनडिफाइंड सिंपल दे जाए, यानी अनकंडीशनल बोल सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द आंसर। कंडीशनल या डिफाइंड में आपको फंक्शन के आगे कंडीशन दी जाएगी और हम कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, वी विल मूव अकॉर्डिंग द कंडीशन। जैसे 0 की वैल्यू निकालनी थी या पाई की वैल्यू निकालनी थी, उसके बेस मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिस वन sin x minus cos x, find the value of sin pi by 4 minus cos pi by 4। आप इसको इजीली कैलकुलेट दिखा, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, आपसे चार्ट बनवा लूंगा। चार्ट बोले तो कैसा चार्ट, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे एरो डायग्राम बोलते या मैपिंग के थ्रू बोलते हैं, मैप के थ्रू डायग्राम। तो चार्ट की फॉर्मेशन करके फिर मैं आपसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह पूछ लूंगा। इस टॉपिक पे दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई सेट है ए, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ए -2 -1 0 1 एंड 2, ये मेरे पास ए है। और फिर मैंने साथ साथ बी सेट भी बना लिया, -1 0 1 2 3, ठीक। फिर मैंने आपको एक रूल दिया, हुआ ना, जैसे एक्स जेड ए बिलोंग टू बी बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द रूल। तो रूल दिया मैंने, एफ दिया मैंने, इसके लिए अप्लाई करें एक्स स्क्वायर -1। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1। अब मैंने बोला ऐसे दो सेट दे दिए, मैंने बोला शो दैट, मैंने क्या बोला, शो दैट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको शो करना है एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, यानी आपको प्रूव करना है दिस इज द फंक्शन। आपको प्रूव करना है दिस इज द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैपिंग या एरो डायग्राम। क्लियर। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो एक एक आप सारे एलिमेंट यहां बना दें, और एक एलिमेंट आपको दे रखे मैंने -2, इसी ऑर्डर में लिख दें, -2 -1 0 1 एंड 2, लिख दिया आपने एक एक। अब यहाँ पे आप बी के एलिमेंट बना दें, बी के एलिमेंट इसी ऑर्डर में -1 0 1 2 और 3। क्लियर, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ये आपको रूल दिया है और प्रूफ करना है, आपको ये एक फंक्शन है। कहां से कहां तक, ए टू बी, यानी ये एलिमेंट क्या हो गया, ये डोमेन हो जाएंगे सारे। तो डोमेन को पुट करते हैं एक्स की जगह। तो पहले मैंने -2 को पुट किया एक्स की जगह, तो जैसे मैं एक्स की जगह -2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो -2 किससे अटैच होगा, 3 के साथ। तो अब -2 को 3 से अटैच कर दें। कैसे अटैच कर दें, मैंने -2 की वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दी, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 गया 3, तो 3 आ गया इसमें ना। अब क्या लिखा है, -1। अब मैं सीधे -1 ए वाले को यहाँ पुट कर देता हूँ एक्स की जगह, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गया 0, तो -1 किससे अटैच होगा, -1 अटैच होगा 0 से, तो मैं इसको 0 से अटैच कर दिया। क्लियर। फिर क्या है 0, अब मैंने ला के एक्स की जगह 0 पुट किया, तो 0 डालूंगा तो क्या आएगा, -1, तो 0 किससे अटैच हो रहा है, -1 से, तो 0 को अटैच कर दिया मैंने -1 से। फिर क्या लिखा है 1, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, x की जगह 1 पुट करूंगा, तो 1 में से 1 गया 0, तो जैसे 1 पुट करूंगा तो 1 से आंसर आया 0, तो 1 0 के बाद चला गया। फिर क्या पुट करूंगा 2, तो 2 यहाँ पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो 2 अटैच हो गया 3 से। क्लियर। अब आपने देखा देखो सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, आ रही ना, -2 की अलग बन रही है, -1 की अलग बन रही है। किसी दो के मतलब यहाँ के दो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, याद रखना, यहाँ के दो एलिमेंट किसी एक के साथ सेम नहीं हो सकते। यहाँ तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे स्कूल में फंक्शन है, आज क्या है 15 अगस्त, फंक्शन है, सारी चेयर लग गई पार्क में, आ जाओ सारे बच्चे 11 साइंस कॉमर्स आके बैठ गए। अब चेयर में आके बच्चे बैठ के चले गए, सब बच्चे एक एक चेयर में बैठ के चले गए, ठीक है, सारे बच्चे एक एक चेयर में बैठ के चले गए। फिर बोला गया भाई 10th के सारे बच्चे आ जाए फंक्शन अटेंड करें, 10th के सारे बच्चे आ गए, तो 10th के बच्चे भी आके उसी चेयर में आके बैठ के चले गए, क्योंकि उस चेयर में किसी का वो तो फिक्स नहीं था ना कि 11 साइंस वाला इस चेयर में बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा, 11 कॉमर्स वाला ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा, तो 10th के बच्चे बैठ के चले गए। मतलब इन सब की जो इमेज होगी यूनिक होगी। यहाँ के कोई दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे किसी के साथ, आ रहा समझ में। तो ये क्या हुआ, ये आपने शो कर दिया इस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये आपने शो किया। और किससे शो किया, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। और इसी डायग्राम का मैंने क्या नाम बताया था, इसका नाम बताया था द वर्ड इज मैपिंग। और पहले तो बोल रहे थे एरो डायग्राम, या
पिक्चोरियल, पिक्चोरियल बोलते हैं, पिक्चोरियल डायग्राम, पिक्चोरियल फॉर्म, पिक्चोरियल डायग्राम, इतने सारे नाम आप दे जाएंगे क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैपिंग का मतलब होता है ए टू बी, एरो डायग्राम मतलब ए टू बी, पिक्चोरियल डायग्राम मतलब ए टू बी, ये सारे एलिमेंट डोमेन। देखो एक भी वेकेंट नहीं है, अगर कोई भी एक खाली रह जाता तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तो कोई खाली रह सकता है, पर यहाँ एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर डोमेन। हर एक डोमेन आएगा, काम करना पड़ेगा। 11th साइंस कॉमर्स में 40 बच्चे मैथ्स के हैं, 40 के 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो सबको पढ़ना पड़ेगा। तो डोमेन ये 40 बच्चे हो गए। एक भी डोमेन अगर नहीं एक भी बच्चा अगर बुक नहीं लाता है, नहीं पढ़ेगा, तो क्लास के बाहर चला जाएगा, टीचर उसको भेज सकता है, या वो बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये मेरा एक फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्चे ने के पास बुक्स नहीं है, या वो बाहर चला गया, या वो नहीं पढ़ रहा, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस ऑपरेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा और सारे एलिमेंट कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डोमेन। अगर एक भी एब्सेंट हो जाएगा तो वो डोमेन नहीं होगा। तो डोमेन का चार्ट फिल नहीं होगा, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ना इट मे बी रिलेशन, रिलेशन हो सकता है, लेकिन अब वो फंक्शन नहीं होगा। हर फंक्शन को, डोमेन को वर्कआउट करना पड़ेगा। हर डोमेन की सिंगल एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना कॉपी में। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए। अच्छे से नोट कर लेना इस डायग्राम को, फिर मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? आप देखो, जैसे एक और देता हूं मैं आपके साथ, एक और केस डिस्कस करता हूं। सेट ए लिया मैंने, जो सेट ए इज 1, -1, 2 and 3,